सहेली। सखी सहेली। सुनने वाली सभी सखियों, सहेलियों और सोनाली को दीपा माहेश्वरी का नमस्कार और एक हेल्दी नमस्कार। तो सभी सखियों, सहेलियों को, श्रोताओं को और दीपा आपको, सोनाली पाठक का सप्रेम नमस्कार। बिल्कुल, बहुत बहुत नमस्कार। और यूं बाहर मुलाकात होती है, लेकिन इस तरह से अपनी सखी सहेलियों के साथ बहुत दिन के बाद हम एक साथ हुए हैं ना, तो एक अलग ही खुशी की अनुभूति मिलती है ना। वो तो है, लेकिन मैं देख रही हूँ कुछ चेहरा हल्का सा उतरा हुआ है और कुछ गले में कुछ खड़खड़ाहट हो रही है, क्या बात है? देखिए, ये तो बदलते मौसम का मिजाज है, कुछ सर्दी खांसी है, कुछ गले का खराब होना है, पर ये बहुत आम समस्या है। और ये जो समस्याएं होती है ना दीपा, इन समस्याओं को ना बस ऐसे ज्यादा ध्यान नहीं देना है, नहीं तो वो हमारे घर में मेहमान बन के बहुत दिनों तक रह जाती है। इन समस्याओं के बारे में सोचना ही नहीं है तो अपने आप, जैसे कोई हम किसी की ओर अनदेखा कर दे तो वो कैसे चले जाते हैं, वैसे ये समस्याएं भी अगर हम उन्हें अनदेखा कर दे तो बहुत जल्दी छोड़कर हमें चली जाती है। बिल्कुल। और इसी तरीके से अगर हम कुछ अच्छी बातें सीखते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं, जो हमने बचपन में अपने पढ़ा, देखा, सुना, वो घर कर जाती है, तो ऐसी सकारात्मक बातों को लेकिन घर करके रख लेना चाहिए। जैसे कि ये कविता जो हमने बचपन में बहुत सारे हमारे संगी साथियों ने भी पढ़ी होगी। आज महादेवी वर्मा का जन्मदिन दिवस है, तो उन्होंने बहुत प्यारी प्यारी कविता तो लिखी, सभी जानते हैं उनके बारे में, तो हम क्या ही बोल सकते हैं, लेकिन एक छोटी सी कुछ कविता उनके लिए, उन्हें याद करते हुए हम सुनाना चाहते हैं। उसकी पंक्तियां हैं, वे मुस्कुराते फूल नहीं जिनको आता है मुरझाना, वे तारों के दीप नहीं जिनको भाता है बुझ जाना। वे नीलम के मेघ नहीं जिनको है घुल जाने की चाह, वह अनंत ऋतुराज नहीं जिसने देखी जीने की राह। ये जो महादेवी वर्मा की जो कविताएं हैं, उनके जो साहित्य से जुड़े हुए बहुत सारी जो उनकी रचनाएं हैं, ये अपने आप एक सकारात्मकता का संदेश देती हैं। बिल्कुल, जो हम बचपन से पढ़ते आए हैं, है ना। बिल्कुल बिल्कुल। और इसी तरह से सकारात्मक रहते हुए हम अब आगे भी बढ़ते हैं और भी कई सारी बातें और आकर्षण है आज हमारे कार्यक्रम में। जैसे हम जरा याद करो कुर्बानी में सुनेंगे स्वतंत्रता सेनानी बटुकेश्वर दत्त के बारे में जानेंगे। वैसे सब जानते हैं और उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। साथ में ये जो माया जाल की दुनिया में बहुत सारी जो वर्तमान में आ जाते हैं, पीछे से आज की दुनिया में आ जाते हैं, ये जो रील्स का माया जाल जो आजकल चला है, जिसमें बहुत सारे लोग उलझते जा रहे हैं, खासकर युवा। बिल्कुल। और अपना बहुत सारा उनका वक्त बर्बाद हो रहा है। बहुत सारा ऐसा समय बर्बाद हो रहा है जिस वक्त हमें बहुत करियर के बारे में सोचना चाहिए। तो इस बारे में हम बहुत सारी बातें करेंगे और हमारे बहुत सारे साथी भर के कमेंट्स भी लिखकर भेज रहे हैं। साथ ही व्यंजन में चाट के चटकारे, हमारे बहुत सारे साथियों ने इस बारे में बहुत सारे कमेंट्स, बहुत सारे मैसेजेस लिखकर भेजे हैं। बहुत सारी रेसिपीज आई हैं। और सबसे पहले, लेकिन इन सब बातों से पहले हम गुरु माँ रुचिरा मोदक से जो बातचीत है उसका दूसरा और अंतिम भाग सुनेंगे। तो पहले गाना सुन ले। चलिए। दिल तो है दिल, दिल का एतबार
दीपा, कितना सुंदर, कितना प्यारा गीत था। जी हाँ, बिल्कुल। और चलिए ऐसे ही सुंदर विचारों को हम सुनते हैं गुरु माँ रुचिरा मोडक से दूसरे और अंतिम भाग में जो आपसे बातचीत की है ममता सिंह ने। एक बहुत बड़ी समस्या है दुनिया में, वो है तनाव, दबाव, प्रतियोगिता, प्रतिस्पर्धा। और इस दौर में दफ्तर में, घर में, हर जगह प्रतियोगिता है, समाज के हर वर्ग के बीच। ये जो तनाव और दबाव है, इससे निजात पाने के लिए किस तरह की साधना करनी पड़ती है? इसके लिए साधना कुछ अलग नहीं है। जिस तरह से रोज हम भोजन करते हैं या रोज हम नहाते हैं, तो नहाने से मैं ज्यादा उसको रिलेट करती हूँ कि जिस तरह से रोज हम नहाते हैं, तो रोज नहाते हैं और हम अपना शरीर स्वच्छ रखते हैं, तो उसी तरह से रोज हम ध्यान करते हैं और हम भीतर से अपने आप को स्वच्छ रखते हैं। जी। तो जिस तरह से रोज नहाना आवश्यक लगता है हमको, और भोजन भी हमें रोज आवश्यक लगता है कि शरीर को, हम उपवास भी कर रहे होते हैं तो भी कुछ नहीं तो फल ही खा लेते हैं। यदि हम नमक ना भी खाते हों तो हम फल ले लेते हैं। जो लोग फल भी नहीं लेते हैं तो वो लोग पानी पी लेते हैं। कुछ लोग सिर्फ जल पर पूरी नवरात्रि करते हैं, उपवास करते हैं, लेकिन जल तो लेते हैं ना। यानी कहने का अर्थ आप कुछ तो ले रहे हो। जी। तो आप कुछ तो ले रहे हो जिससे आपका शरीर चलता है। तो उसी तरह से यदि आपको अपनी आत्मा को चलाना है तो कुछ तो लेना है, और वो कुछ तो ध्यान होता है कि आप ध्यान करते हैं, आप भीतर से स्वच्छ भी होते हैं, और आपका जो है ना धीरे धीरे एक संपर्क बनता है आत्मा का परमात्मा से। तो वो जो बनता है ना, उससे आपका तनाव भी कम हो जाता है और आप स्ट्रेस को मैनेज कर पाते हैं। जी जी। दूसरा, ध्यान से मतलब स्ट्रेस के ही रिलेशन में एक बात है कि जैसे हम महिलाएं हैं, चलिए तो महिलाओं की दृष्टि से बात करें। अभी मान लो कि हमारे कपड़े रखे हैं अलमारी में जी, और वो बेतरतीब रखे हैं। बेतरतीब से मतलब रात के सोने के कपड़े भी वही हैं, दिन में पहनने के कपड़े भी वही हैं, बाहर पहनने के कपड़े भी वही हैं। अब साड़ी है, मैचिंग ब्लाउज चाहिए हमें, अब वो भी कहीं इधर उधर है। जी। वो एक एक चीज यदि हमें खोजनी पड़े तो हमें अधिक समय लगता है। और यदि वही चीजें जो है वो व्यवस्थित रखिए कि बाहर पहनने के कपड़े हैं वो अलग रखे हैं, घर के अलग, रात को पहनने के कपड़े अलग, तो हम बहुत आसानी से अपनी जो आवश्यकता की वस्तुएं हैं वो झट से ले लेंगे। तो हमें कभी भी चिंता नहीं होगी। यदि 5 मिनट में भी निकलने को कहा तो हम कहेंगे हाँ 5 मिनट, अच्छा ठीक है 5 मिनट में तैयार होते हैं जी। क्योंकि आप जानते हैं कि आपने कपड़े कहाँ रखें और कैसे रखें। तो ठीक इसी तरह से हमारे जो मन है इसके भीतर भी बहुत सारे तरह के विचार होते हैं जी। अब यदि यही विचार प्रॉपरली रखे हुए हों तो आपको किसी चीज के लिए कहीं खोजना नहीं पड़ता। जिस तरह से आपकी मोबाइल में आपकी फोटो गैलरी होती है जी जी, और आप उसमें अपने बच्चों के अलग रखते हैं, फैमिली फोटोग्राफ्स अलग है, आपके पर्सनल अलग है, कहीं घूमने गए उसके अलग है। अब किसी को दिखाना है कुछ तो आप उसमें से तुरंत फट से ढूंढ लोगे। मन के जो खप्पे हैं जिनमें वो विचार का है वो सब आपको सही समय पे मिल जाएंगे। यानी आप जो भी प्लानिंग कर रहे हो उससे रिलेटेड थॉट्स यदि एक ही जगह हैं तो आप करेक्ट समय पे करेक्ट विचार करोगे और सही विचार से सही आयोजन होगा और आपका काम झटपट होगा, टेंशन नहीं होगा जी। लेकिन टेंशन कब होता है? जब आपको याद नहीं आता कि अब क्या, वो मैंने कुछ तो सोचा था, कुछ तो बाकी है, तो लेट मी थिंक जी, और जी। फिर आप 10 मिनट लेते हो सोचने का, हाँ अब याद आया, और आ गया तो गनीमत, ना याद आया तो फिर परेशान होते हैं। मतलब ध्यान साधना जीवन में संतुलन बनाता है, संतुलन बनाता है, ऑर्गेनाइज्ड कर देता है, आपको एकदम ऑर्गेनाइज करता है। क्या बात कही आपने। युवाओं के सामने एक बड़ी चुनौती होती है कि वो क्या करें क्या ना करें, तो कई बार उनके भीतर निराशा घर कर जाती है। तो ये निराशा को दूर करने के लिए मेडिटेशन क्या करता है, क्या भूमिका होती है मेडिटेशन की? मेडिटेशन की भूमिका तो बहुत शुरुआत से शुरू हो जाती है। यानी यदि ठीक है, चलिए आज आप निराश हो गए हैं और आपने यदि आज से अभी तक कभी जिंदगी में कभी नहीं किया आपने मेडिटेशन और आप बहुत निराश हैं और आपने आज से शुरू किया, हम बोलते हैं ठीक है, मतलब देर आए दुरुस्त आए वाली बात, कोई बात नहीं है। तो भी आप ध्यान करना शुरू करते हैं तो आपकी निराशा का भाव
धीरे धीरे करके दूर हो जाता है। और दूसरा, फिर आप अपने आप को समझ पाते हैं कि एक्चुअली आपको क्या करना चाहिए। आप गलत से मतलब कोई काम गलत नहीं होता है, सिर्फ हो सकता है आपकी दिशा गलत है, या जिसको कहते हैं ना, यू आर नॉट मेंट फॉर दैट, आप उसके लिए नहीं बने हैं जी। तो जैसे आपको लगता कुछ है, लेकिन जैसे मैंने मेरी पढ़ाई का ही कहा कि मैंने पढ़ाई तो न्यूट्रिशन में की, लेकिन फिर जॉब टीचिंग में की, तो बिकॉज आई वॉज मेंट फॉर टीचिंग जी। तो भले मैंने पढ़ाई कुछ भी की हो, मुझे तो टीचर और मैंने बहुत सक्सेसफुली पढ़ाया है। तो निराशा को दूर किया जा सकता है। बिल्कुल, निराशा को दूर किया जा सकता है, वो आपको सही जगह पहुंचा देती है जी, और कुछ भी नहीं। कुछ बातें आप हमें बता रही थी कि रिश्तों को भी मैनेज किया जा सकता है ध्यान साधना से, तो इसमें साधना मतलब योग साधना या मेडिटेशन की क्या भूमिका है ध्यान के विषय में? कि हमारी जो देह है हर किसी की, मतलब वो किसी भी धर्म का हो, हम मानव है तो हम मानव देह को मान के चलते हैं। तो मानव देह में ऐसा कहा गया है कि 7 चक्र होते हैं, और उन 7 चक्रों के जो स्थान है वो मूलाधार से लेकर के सहस्त्रार। मूलाधार जो है वो रीढ़ की हड्डी के नीचे त्रिकोणाकार अस्थि है, वहां मूलाधार चक्र है। उसके ऊपर मतलब त्रिकोणाकार अस्थि के ऊपर मूलाधार चक्र है। तो चक्र यानी कोई ऐसे आप सोचोगे कि एक्सरे में आपको कहीं चक्र नजर आएंगे, वैसा नहीं है, लेकिन वहां कुछ नर्व्स का गुच्छा सा जी हाँ होता है उसका, क्योंकि हर किसी का अपना इफेक्ट है हमारे शरीर पर। तो मूलाधार चक्र है, फिर स्वादिष्ठान चक्र है, फिर नाभि चक्र है, फिर हृदय चक्र है, फिर विशुद्धि चक्र यानी गले के पास का चक्र है, और उसके आगे आज्ञा चक्र यानी हमारी जो 2 आंखें हैं इसके बीच का जो भाग है मध्य बिंदु, वो आज्ञा चक्र कहा जाता है, और आज्ञा चक्र से ऊपर सहस्त्रार चक्र है। ये सब चक्र हैं, लेकिन ये सिर्फ मतलब क्या बोलते हैं उसको, ये सिर्फ मैं ज्ञान के लिए जानने के लिए कह रही हूँ, बाकी हमें तो इसके इफेक्ट से मतलब है ना, हमें इसका क्या उपयोग है उसी से अधिक मतलब है। तो हमारे जो सभी चक्र हैं उसी से हमारा व्यक्तित्व बनता है कि कौन सा चक्र कितना स्ट्रांग है और कैसा है, उसके अनुसार हमारा व्यवहार और व्यक्तित्व रहता है। तो जब हम ध्यान करते हैं तो यदि कहीं दोष है भी तो वो अपने आप ही दूर होते हैं, तो वो सब संतुलित होते हैं, तो उसकी वजह से हम संतुलित होते हैं। और जो हमारे चक्र हैं उनमें किसी ना किसी का स्थान है। तो नाभि चक्र से हम शुरू करते हैं, उसके नीचे के जो 2 चक्र हैं वो हमारा चरित्र बनाते हैं और हमारा एजुकेशन डिसाइड करते हैं। स्वादिष्ठान चक्र जो है वो हमारे पढ़ाई लिखाई काम का है जी। वो विचारों को संचालित करता है, कंट्रोल करता है, संतुलित रखता है। लेकिन उसके ऊपर से जो रिश्तों की बात की ना हमने, तो वो जो नाभि चक्र है ये पति और पत्नी का स्थान है जी। अब उसके बाद में आगे का चक्र है हृदय चक्र, नाभि से ऊपर का चक्र हृदय चक्र। हृदय चक्र माता पिता का स्थान है और बच्चों का स्थान है जी। बच्चों के हृदय में माता पिता का स्थान होता है, तो यदि माता पिता ध्यान करते हैं तो बच्चों को अच्छा इफेक्ट जाता है, और यदि बच्चे ध्यान करते हैं तो माता पिता के कई बार होता है ना रिश्ते अच्छे नहीं होते, वो भी प्रभावित होते हैं। बच्चों के अच्छे ध्यान करने से माता पिता के रिश्ते अच्छे हो जाते हैं, सुधर जाते हैं, क्योंकि उनको वो एनर्जी मिलती है। एनर्जी या चैतन्य अमृत के समान है कि वो किसी में भी डालो तो वो पुनर्जीवन दे देगा उसको जी। बिल्कुल, और एक आदत में भी शुमार हो जाता है। अगर माता पिता कर रहे हैं तो बच्चे भी देख देख के सीख जाते हैं। और एक जो बहुत जरूरी मुद्दा है उस पर हम चाहते हैं कि संक्षेप में आप थोड़ा हमारे श्रोताओं को बताएं कि अभी जो युवा पीढ़ी है बहुत आक्रामक हो रही है। यूं कहें कि युवा पीढ़ी या सारे लोग सड़क पर जा रहे होते हैं, आप अचानक गाड़ी रुकती है, 2 लोग भिड़ जाते हैं, लड़ने लगते हैं। तो ये जो आक्रामकता आ रही है, हिंसा की भावना आ रही है, इसको दूर करने के लिए किस तरह से साधना की जानी चाहिए, किस तरह से मेडिटेशन किया जाना चाहिए? कोई भी मेडिटेशन करने वाला व्यक्ति है वो हिंसक कभी हो ही नहीं सकता। उसके भीतर से हिंसा की भावना तो वैसे ही खत्म हो जाती है, वो कुछ गलत नहीं कर सकता। लेकिन इसका एक प्रभाव ये भी होता है कि जब हम ध्यान नियमित करते हैं तो हमारा एक आभा मंडल होता है और हमारे आसपास कुछ गलत नहीं होता है। और एक बहुत शॉर्ट में मैं बताऊंगी, चूंकि वो बहुत जरूरी लग रहा है मुझे, कि रिश्तों का बताया था, एक ही चीज रह गई थी विशुद्धि चक्र की, कि यदि विशुद्धि चक्र यानी
गले के यहाँ का जो चक्र है वो यदि आपका ध्यान करके क्लियर हो जाता है तो उसके कारण आपके रिश्ते आपके भाई बहनों से अच्छे हो जाते हैं। और ये चक्र जब सशक्त होता है तो वो आपको सफलता दिलाता है। तो यूथ को सफलता मतलब सभी के लिए आवश्यक है, बट यूथ के लिए थोड़ी ज्यादा जरूरी है। तो ये चक्र यदि अच्छा हो जाता है तो आपको सफलता भी मिलती है, आप कन्विंसिंग नेचर के बन जाते हैं, यानी आप किसी को कन्विंस कर सकते हो किसी बात के लिए। आप जो सुझाते हो आपका सुझाव तुरंत मान लिया जाता है, जबकि सेम सुझाव कोई और दे तो शायद कोई ना माने। जी, कैसे ध्यान करें? ध्यान की मुद्रा मतलब कैसे बैठें कि ध्यान आपका ध्यान इसके लिए तो बिल्कुल ही देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ध्यान जो है ना ये सुखासन में बैठ के करते हैं। यदि आप जमीन पे बैठ सकते हैं तो आप जमीन पे बैठ जाएं और ध्यान करें। आलती पालती मार के बैठ सकते हैं, वैसे बैठ करके ध्यान करें। आपसे नहीं वैसे बैठा जाता आप पैर सीधे रख के ध्यान करें, कोई बात नहीं। आप कुर्सी पे बैठ के करना चाहें कुर्सी पे बैठ के करें। सिर्फ एक है कि यदि आप कुर्सी पे बैठ के करते हैं तो पैर सीधे जमीन पे होने चाहिए और पैरों में जूते चप्पल ना पहने, और जहां तक हो आपके हाथ में कुछ भी टाइट नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्या होता है ये एनर्जी का फ्लो रहता है। तो हम कुछ भी चीज जो टाइट पहनते हैं तो वो किसी की घड़ी बड़ी टाइट रहती है, किसी की अंगूठियां टाइट रहती है, या चश्मा है तो आप यदि चश्मा टाइट नहीं है ढीला है तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन अदरवाइज जो भी टाइट आपने पहना है तो हालांकि पहन के ध्यान कर सकते हो, लेकिन ना पहने तो आपको ज्यादा अच्छे से ध्यान होगा, फ्लो अच्छा रहेगा। जी जी। अब हमें लगता है कि आपकी बातों से हमारे तमाम श्रोता बहुत लाभान्वित हुए होंगे। आप विविध भारती के स्टूडियो में आई और इतना सारा वक्त दिया। पूरे विविध भारती परिवार की ओर से आपको हम धन्यवाद कहते हैं। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करते हुए और आपके माध्यम से सभी श्रोताओं के साथ बात करते हुए। धन्यवाद। नमस्कार। अभी आपने गुरु माँ रुचिरा मोडक से ममता जी की बातचीत सुनी। आपने भाग 2 और अंतिम भाग हमने सुना। कितने सुंदर विचार थे दीपा। बिल्कुल सोनाली, बहुत सुंदर ये विचार है। बस जरूरत है कि इन विचारों को अमल में लाने की जरूरत है, अपने जीवन में अपनाने की बहुत जरूरत है। बिल्कुल सही कहा तुमने। और अब सुन लेते हैं एक संदेश। विविध भारती पर हर रोज दिन में 1 बजे विविध भारती की गीत माला आपके साथ। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा। इस कार्यक्रम में हर पायदान पर होगी आपकी भागीदारी। हम और तुम, तो हम और आप पिरोएंगे गीतों की इस माला के मोती साथ साथ। हम साथ साथ हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ विविध भारती के फेसबुक पेज पर। विविध भारती की गीत माला हर रोज दिन में 1 बजे। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।
सोनाली, आज है बुधवार और हम याद करते हैं उन सेनानियों को जिनके बारे में हमें जरा कम जानकारी है। जी, तो आज हम याद करेंगे क्रांतिकारी बटुकेश्वर दत्त को। हाँ। जिन्हें बीके दत्त, बट्टू और मोहन के नाम से भी जानते थे लोग। उनका जन्म 18 नवंबर 1910 को ओनारी गांव पश्चिम बंगाल में हुआ था और आपकी प्रारंभिक शिक्षा कानपुर में हुई। छात्र जीवन से ही आप देशभक्ति की भावना आप में कूट कूट कर भरी हुई थी। कानपुर में आपकी मुलाकात भगत सिंह से ही हुई और दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्रभावित हुए। पढ़ाई खत्म करके बटुकेश्वर दत्त कोलकाता आए और वहां जाकर अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन में वो हिस्सा लेने लगे। और जब अंग्रेजों द्वारा क्रांतिकारियों को गिरफ्तार करने का तीव्र अभियान चलाया गया, तब सारे क्रांतिकारी भेष बदलकर अपने अपने घरों से दूर जाकर देशव्यापी अभियान चलाने लगे और भगत सिंह भी भेष बदलकर कोलकाता पहुंच गए। वहां फिर से उनकी मुलाकात बटुकेश्वर दत्त से हुई और बटुकेश्वर दत्त भगत सिंह को अपने पैतृक गांव ओदी लेकर गए, जहां कुछ दिनों तक दोनों साथ में रहे। पुलिस को जब पता चला तो वे दोनों एक सुरंग में छुपकर रह रहे थे। यानी देखिए कितनी बड़ी बात है ना? बिल्कुल बिल्कुल। और फिर आगे ये हुआ कि उन्होंने फिर से गतिविधियां, अपनी जो क्रांतिकारी गतिविधियां हैं ना, उनमें उसके लिए योजना बनाई और विधानसभा में बम फेंकने की इस बार उन्होंने योजना बनाई थी। जी, यानी विधानसभा में बम फेंकने की योजना बनाई थी। और इसमें इस काम को अंजाम देने के लिए भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और बटुकेश्वर दत्त के नाम सुझाए गए। हाँ। और इस योजना की रणनीति तैयार की गई और 8 अप्रैल 1929 को सुबह 11 बजे असेंबली का सत्र शुरू हुआ। वैसे ही भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त और अन्य क्रांतिकारियों ने अखबार में लिपटे बम निकाले और वित्त मंत्री सर जॉर्ज शूस्टर की पीछे वाली सीट पर फेंक दिया और पूरे सदन में इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए। इस बम विस्फोट के कारण जन सुरक्षा कानून विधेयक पारित नहीं हो पाया था और जितने भी क्रांतिकारी थे उन सबको गिरफ्तार कर लिया और फिर आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। जेल में क्रांतिकारियों के साथ बहुत उनके साथ बुरा व्यवहार हुआ तो क्रांतिकारियों ने भूख हड़ताल ये उन्होंने कर दी कि हम जी। और लाहौर षड्यंत्र के मामले में बटुकेश्वर दत्त को अपर्याप्त साक्ष्य के आधार पर बरी कर दिया गया, पर सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाई गई। इस बात का बटुकेश्वर दत्त को बहुत बुरा लगा कि मेरे सारे साथियों को फांसी पर चढ़ाया पर मुझे क्यों नहीं चढ़ा गया। फिर उन्हें अन्य कैदियों के साथ काला पानी अंडमान भेज दिया गया, जहां क्रांतिकारियों को बहुत ज्यादा यातनाएं दी जाती थी। अंडमान में उन्होंने क्रांतिकारियों के साथ होने वाले यातनाओं के खिलाफ भी आवाज उठाई। भूख हड़ताल में जिसमें बहुत क्रांतिकारियों की जानें भी चली गई थी। 18 जनवरी 1938 को अंडमान जेल में बहुत सारे क्रांतिकारियों को देश के जो मुख्य जेल है उसमें उनको स्थानांतरित किया और बटुकेश्वर दत्त को भी फिर उसी दौरान दिल्ली जेल में भेज दिया गया था। फिर दिल्ली जेल में उनकी बहुत हालत बिगड़ने लग गई थी। फिर उन्हें रिहा कर दिया गया, पर फिर 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में फिर से वे सक्रिय हो गए और उन्हें जेल में बंद कर दिया गया। फिर आजादी के बाद ही उन्हें जेल से रिहा किया गया। जी, और इतनी यातनाओं को जो उन्होंने सहा, बहुत उन्होंने यातनाओं को सहना पड़ा था और जिसके कारण को हड्डी का कैंसर भी हुआ। बाद में उससे बहुत पीड़ित हो गए थे वो और 20 जुलाई 1965 को बटुकेश्वर दत्त ने अंतिम सांस ली। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होते हैं और चलो सोनाली सुनते हैं एक गीत।
शान है तू। मिटाने से नहीं मिटते, डराने से नहीं डरते, वतन के नाम पे से नहीं डरते, मिटाने से नहीं मिटते। देश मेरे मेरी जान है तू, देश मेरे मेरी जान है तू, देश मेरे मेरी शान है तू, देश मेरे मेरी शान है तू। हजारों ख्वाब रोशन कर सुलगती सी निगाहों में, सुलगती सी निगाहों में, कफन हम बांध के निकले हैं आजादी की राहों में, कफन हम बांध के निकले हैं आजादी की राहों में। निशाने में निशाने से नहीं डरते। देश मेरे मेरी जान है तू, देश मेरे मेरी जान है तू, देश मेरे मेरी शान है तू, देश मेरे मेरी शान है तू। विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। अक्सर मैंने अपने आप को घुटा घुटा ही पाया है, और या तो बिल्कुल बागी। नामचीन अभिनेत्री मीना कुमारी साहिब बीवी और गुलाम की छोटी बहू के बारे में। साहब बीवी और गुलाम फिल्म की छोटी बहू मेरी हमजाद थी। मैंने इसे बहुत बहुत प्यार किया है। जब पहली बार मुझे मालूम हुआ कि पिक्चर फेल होगी, तो मुझे महसूस हुआ मेरी कोई बहुत अजीज, बहुत प्यारी सहेली सीढ़ियों से गिरकर जख्मी हो गई। और जब मुझे इसी फिल्म पर अवार्ड मिला, तो मेरी समझ में नहीं आया कि मैं इसे कहाँ संभालूं, किसे दिखाऊं। कि मैं तन मन की सुध बुध गवा बैठी पिया। ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन साथी। दीपा, अभी जैसे मोबाइल फ़ोन की बात चलती है, तो मोबाइल फ़ोन के हमारे जीवन में प्रवेश होने से जैसे हमारे जीवन में एक अलग ही क्रांति आ गई है। इसके माध्यम से हम दुनिया भर के लोगों से जुड़ गए हैं, अपनी बातें, अपने विचार हम लोगों के सामने रखने लगे हैं। हाँ। और अब तो इन रील्स के माध्यम से हमारा बहुत ज़्यादा मनोरंजन भी हो रहा है, ज्ञानवर्धन हो रहा है, लोगों की क्रिएटिविटी में बढ़ोतरी हो रही है, पर इसके कुछ नुकसान भी है ना? हाँ भाई, मैं भी यही कहना चाह रही थी सोनाली। देखो, क्रिएटिविटी है, ज्ञान भी बढ़ रहा है, सारी बातें अपनी जगह है पर है, लेकिन सोशल मीडिया की रील्स एक माया जाल की तरह हमें उलझाती भी जा रही है। ये बात भी देखो सही है। और हर दिन हम इस माया जाल में उलझते ही जा रहे हैं। नहीं लगता क्या ऐसा? तो बहुत ऐसा लगता है कि, और खासकर ना बुरा कब लगता है कि जो विद्यार्थी जीवन होता है वो बहुत महत्वपूर्ण समय होता है, और उस वक्त ये लोग जो है ना रील्स में उलझते जाते हैं, तो ऐसा होता है ना कि ये समय फिर से नहीं आएगा हमारा। तो इस बात में बहुत ध्यान देना चाहिए, और खासकर ना छोटे बच्चों को भी आजकल पेरेंट्स जो है इन रील्स के माध्यम से उलझाते जा रहे हैं, तो उनका बचपन नहीं छीनना चाहिए, क्योंकि एक बार हमारी जीवन में जो बचपन आता है बहुत मासूम
मासूमियत भरा होता है, ये बचपन बार बार नहीं आता है, तो उन्हें भी हम रील के माध्यम से उलझाते हैं कि ठीक है कि अगर किसी बच्चे में प्रतिभा है पर उसी में उलझे रहना और बाकी सारे काम को छोड़ देना, ये अपने आप में बहुत ही घातक चित्र है ना। हाँ बिल्कुल, ये बात तो बिल्कुल सही कही। और बहुत सारे संदेश आए हैं जो हमारे श्रोताओं ने और हमारे शिक्षकों ने लिख भेजे हैं। जैसे एक ये संदेश आया है कि जो रील्स बन रहे हैं उन्हें माया जाल में फंसना ही है जो देख रहे हैं। वो कौन से माया जाल में है जो एक नशे की तरह लद गया है, देखने पर उन्हें माया नहीं मिलने वाली है। हाँ, जो बना रहे हैं शायद उन्हें मिले। यानी ये माया से उनका कहने का मतलब है, उन्होंने ये भी बताया है कि पैसे के बारे में बात कर। जी, हमारे एक साथी लिखते हैं, रील्स का प्रभाव व्यक्ति पर निर्भर करता है, वह इसका इस्तेमाल कैसे करता है। रील्स का इस्तेमाल मनोरंजन और रचनात्मकता के लिए किया जा सकता है, लेकिन अगर इसका इस्तेमाल अधिक मात्रा में किया जाता है तो यह नकारात्मक प्रभाव भी डाल सकता है। इसलिए रील का इस्तेमाल संतुलित तरीके से करना चाहिए। अच्छा, जैसे ये बात हो रही थी ना कि इसके नुकसान भी होते हैं, जी। तो एक ये घटना हमारे श्रोता ने साझा की है कि अभी हाल ही में एक परिचिता बता रही थी कि बेटी बाहर पढ़ने जा रही थी तो एक स्मार्टफोन उसे दिया। रील बनाने के चक्कर में गाड़ी से हाथ बाहर निकाल कर बना रही थी वो रील। अचानक किसी चीज से झटका लगा और मोबाइल तो गया, हाथ में मोच भी आ गई। जब तक गाड़ी रोककर मोबाइल को ढूंढे तब तक कोई उठाकर मोबाइल ले गया। रील्स बनाने में एक ऐसा पैसा तो कुछ हाथ नहीं आया, लेकिन मोबाइल भी गया और लड़की के हाथ में फ्रैक्चर भी हो गया। हो ऐसी दुर्घटनाओं से सचमुच दिल दहल जाता है। हमारे एक और साथी ने यह भी लिखा है कि एक नव विवाहित जोड़ा था, मोटरसाइकिल पर जा रहे थे और हमारे राज्य नर्मदा के पुल से होकर जा रहे थे और बरसात का मौसम था और बस युवक को लगा कि पत्नी को बोला कि तुम पुल के ऊपर बैठो जहां पर रेलिंग होती है और मैं तुम्हारी रील बनाता हूं। और उन्होंने साड़ी पहनी हुई थी, बस थोड़ी देर बैठी रही और उनका हाथ छूट गया और नर्मदा नदी में गिर गई। तो ये ऐसी दुर्घटनाओं से सचमुच दिल दहल जाता है। अच्छा, कुछ साथी बहुत ही ज्यादा नाराज हैं ये रील बनाने के तौर तरीकों से। एक ने तो लिखा है कि मुझे तो रील पसंद ही नहीं आती है और ना ही मैं देखती हूँ, बहुत बकवास चीज है, इसको बंद कर देना चाहिए। जान चली जाए तो चली जाए पर रील जरूर बनाएंगे। यानी नाराजगी भी उन्होंने जताई है कि भाई इतना भी क्यों बनाना कि किसी की जान ही चली जाए। हमारे एक साथी लिखते हैं, रील्स का उपयोग मनोरंजन के लिए किया जा सकता है, लेकिन आजकल बच्चे और बड़ों दोनों में ही एक लत होती जा रही है। युवा वर्ग खतरनाक जगहों पर जाकर रील्स बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड करने लगा है और अपने फॉलोअर्स बढ़ा रहे हैं। वहीं छोटे बच्चे इसकी गलत लत का शिकार हो रहे हैं। मेरी बेटी जब भी आती है, उसका 4 वर्षीय बेटा मोबाइल लेने की जिद करता है तो मैं उसे दे देती हूँ। वो बैठा बैठा रील्स देखता है। एक दिन बोलता है, मम्मा चलती ट्रेन के सामने खड़े होने से कुछ नहीं होता, ऐसे किसी रील्स में मैंने देखा है। तो वो कितना भी जिद करे हम उसे मोबाइल नहीं देते। बाप रे, देखिए छोटा सा बच्चा कह रहा है कि देखिए रील वाला जो था वो ट्रेन के सामने खड़ा हो गया तो उसे कुछ नहीं। मैंने बच्चों में कितनी ऐसे विचार आ रहे हैं, तो ये सचमुच बहुत खतरनाक है और सोचने की बात है, विचारणीय भी है। अच्छा, स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं कि ये भी एक संदेश है जिसमें उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं बहुत अधिक रील देखने की आदत सेहत के लिए कई तरह से नुकसानदायक हो सकती है। यह आपके किसी काम में लंबे समय तक ध्यान केंद्रित करने की क्षमता, मेंटल हेल्थ को भी प्रभावित करती है। साथ ही लंबे समय तक रील देखने रहने से शारीरिक सक्रियता कम हो जाती है। यानी कि बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक में तेजी से बढ़ती ये आदत दीर्घकालिक रूप से सेहत को गंभीर क्षति पहुंचाने वाली हो सकती है। देखिए, ये बात तो सही है कि आपकी जो एक्टिविटी है, जो शारीरिक सक्रियता है, वो बहुत कम हो जाती है। अब एक रील के चक्कर में हम दूसरा, तीसरा, चौथा, हम वो बस करना क्या है, उंगली आप उठाते रहिए और एक के बाद एक देखते रहिए और वक्त कहाँ निकल जाता है पता ही नहीं चलता। और इस तरह की कई सारी बातें हमारे श्रोताओं ने लिख भेजी है। हमारे एक साथी लिखते हैं, रील बनाने का शौक रियल लाइफ पर भारी पड़ रहा है। लाइक्स और कमेंट्स के लिए युवा अपनी जिंदगी दांव पर लगा रहे हैं। रील बनाने के चक्कर में कई लोग जेल की हवा भी खा चुके हैं, लेकिन आदत छूट नहीं रही है। हाँ, ये बात तो है बिल्कुल। अच्छा, एक संदेश ये है कि रील का असर न सिर्फ हमारे निजी जीवन पर पड़ रहा है बल्कि हमारे संस्कार और संस्कृति भी इसकी चपेटे में आ रही हैं। ये कहती हैं कि हमारे त्योहार हमेशा से मिलने और खुशी मनाने के साधन होते थे, लेकिन रील्स और सोशल मीडिया की वजह से हम रियल दुनिया से हटकर अलग ही दुनिया में जा रहे हैं। ये बात तो सही है। हम अब त्योहारों में देखो ना, तैयार होते हैं और सबसे पहले ये लगता है फोटो खींचे, रील बनाए, गाने ढूंढते रहते हैं। तो ये बदलाव तो जिंदगी में आता है। अब
यूं कहे कि नहीं हम नहीं करते हैं, ऐसा नहीं है। छोटे मोटे तौर पे तो सभी के घरों में ये चीजें हो रही हैं। हम वो जो त्योहार का जो आनंद है, मजा है, वो जो संस्कारों को अपनाना या अपने बच्चों को बताना कि अब ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, उसके बदले में ये बदलाव आ रहा है कि रील्स बनाने के लिए या फोटो खींचने के लिए पहले सारे तैयार हो जाते हैं, उसके बाद फिर याद आता है कि भाई जो संस्कार है या जो तरीका, तौर तरीका या पूजन विधि वो तो पूरी कर ली जाए, है ना। यानी जो रील्स है ना उसको बस मनोरंजन तक रखना है, उसमें ज्यादा उलझना नहीं है। इस माया जाल में जितना उलझेंगे वो उतना ही हमें उलझाएगा। और अब हम गाना नहीं सुनेंगे तो भाई और नहीं उलझ जाएंगे। चलिए पहले एक गीत सुनते हैं। रूठे रूठे पिया मनाऊं कैसे, रूठे रूठे पिया मनाऊं कैसे। आज न जाने बात हुई क्या, क्यों रूठे मुझसे। जब तक वो बोले ना मुझसे मैं समझूं कैसे। रूठे रूठे पिया पिया, रूठे रूठे पिया मनाऊं कैसे, रूठे रूठे पिया। वो बैठे हैं कुछ ऐसे शादी में दुल्हन जैसे। क्या बन के दुल्हा में जाऊं और उनकी मांग सजाऊं। लंबी दुल्हन ठिंगना दूल्हा, लंबी दुल्हन ठिंगना दूल्हा, जोड़ी सजे कैसे। रूठे रूठे हो, रूठे 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 पिया मनाऊं कैसे, रूठे रूठे पिया। क्या मुझसे हंसी है किताबें, किया प्यार से जिनको थामे। मैं नैन मिलाना चाहूं पर नैन मिलाना पाऊं। सौतन चश्मा बीच में आए, सौतन चश्मा बीच में आए, नैन मिले कैसे। रूठे रूठे हो, रूठे 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 पिया मनाऊं कैसे। आज न जाने बात हुई क्या, क्यों रूठे मुझसे। जब तक वो बोले ना मुझसे मैं समझूं कैसे। रूठे रूठे पिया पिया, रूठे रूठे पिया मनाऊं कैसे। दीपा, कभी कभी अगर हमने किसी की रील नहीं देखी तो वो रूठ भी जाते हैं। हाँ ये भी होता है। और फिर पता है फोन करके नाराज होते हैं कि एक लाइक तो कर दो, है ना, ये भी बोलते हैं। तो रील के बारे में और क्या बोलना चाह रही हो? ये हमारे एक साथी लिखते हैं, रील का माया जल, ये सच में रील का माया जाल सच में आजकल बहुत बड़ा माया जाल बना है। हम रील देखने में खो जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता हम 2-3 घंटे कैसे बीत गए। बस स्क्रॉल करते जाते हैं और दिल हमारे सामने आती है, हम उसे देखते रहते हैं और दिन बीतता जाता है। हमारे समय को कितना बर्बाद होता है। हम अपने काम को छोड़कर 2-3 घंटे इसी में लग जाते हैं। इसलिए रील्स देखें पर इसका उपयोग कम से कम करें। आजकल तो लोग रील्स देखने को ही नहीं लेकिन रील बनाने को लेकर भी उतने ही पागल हो गए हैं। और ऐसा ना करें और कहीं कहीं समुद्र में जाकर, रेल के सामने जाके, पानी के पास जाके
ये रील बनाते तो भाई इसमें हमारी जान का खतरा है, तो ऐसा ना करें। और एक साथी लिखते, सही में रील्स का मकड़ जाल इतना घना हो चुका है कि हम सभी मोबाइलधारी इस जाल में फंसते ही जा रहे हैं। सभी कामकाज भूल कर बस एक बार शुरू नहीं हुए फिर मोबाइल बंद करने का नाम ही नहीं लेते हैं। एक और कमेंट आया है, कहते हैं कि रील बनाने का शौक रियल लाइफ पर भारी पड़ सकता है। लाइक्स और कमेंट्स के लिए युवा अपनी जिंदगी दांव पर लगा रहे हैं। रील बनाने के चक्कर में कई लोग जेल की हवा भी खा चुके हैं, लेकिन ये आदत नहीं छूट रही है। भाई देखिए, हम इस आदत को इस तरीके से तो नहीं अपनाएंगे, ठीक है, शौक है वहां तक ठीक है। तो चलिए, बात शौक की हो रही है तो क्यों ना समोसा चाट पकौड़ी पे बात चली जाए। हमारे एक साथी ने लिखकर भेजा है। हाँ तो पढ़ दे। हाँ बिल्कुल, इसकी समोसा चाट की ये रेसिपी आई है और इसमें जो सामान लेना है वो लेना है 2 समोसे, 6 पापड़ी, 3 टेबलस्पून दही, 1/4 चम्मच स्पून प्याज, 1/4 टेबलस्पून टमाटर, बारीक कटा हुआ हरा धनिया 2, ये तो आप जैसे चाहें वैसे ले सकते हैं। धनिया पुदीने की चटनी, इमली की चटनी, ये तो खटाई मिठाई आपके ऊपर है कितना तीखा या कितना मीठा लेना है। लाल मिर्च पाउडर आधा टीस्पून, चाट मसाला लेना है थोड़ा सा, और 1 कप ऊपर से डालने वाला सेव लेना है। अब बनाना कैसे है इसे, गरम समोसे लें और एक प्लेट में उन्हें छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ लीजिए। पापड़ी भी तोड़कर समोसे के ऊपर फैलाएं। दही को फैट लें और उसके ऊपर, ताकि कोई लंप ना उसमें पड़े, और फिर समोसे के ऊपर डाल दें। अब इस पर आप चटनियाँ डालें। अगर आप चटनी को खट्टा मीठा फ्लेवर देना चाहते हैं वैसे बना सकते हैं, जैसे चाहें आप चटनी का स्वाद तो वैसा ले सकते हैं। और प्याज और टमाटर से गार्निश कीजिए। चाट के ऊपर अपने जो सेव आधी कटोरी ली थी, 1 कटोरी जो ली थी वो डालें, और ताकि उसमें क्रिस्पी स्वाद और आ जाए। अब भाई चाट के साथ, समोसे की चाट हो तो उसके साथ तो 1 कप गर्म चाय होती है तो उसका साथ लिया जाए। और एक हमारी सखी ने भी एक चाट की रेसिपी लिखकर भेजी है, मिक्स सब्जियों के चाट। गाजर, गोभी, मटर, कच्चे केले, इन सब्जियों को उबाल ले, ठंडा होने पर इन्हें मैश कर ले, 2 ब्रेड के टुकड़े करके इसे बारीक पीस करके इसमें भी मिला दे। नमक, प्याज, हरी मिर्च, धनिया की पत्ती, थोड़ा हल्दी मिलाकर इसे मैश कर ले और इसका डो तैयार कर ले। अब इसकी छोटी छोटी टिकिया बना ले, नॉन स्टिक तवे पर ये सेक ले और सर्व करने से पहले दही को काला नमक, भुना पिसा जीरा, मिर्च डाल के फेंट ले। प्लेट में टिकिया को डाले। अब इसी फेंटी हुई दही ऊपर से डाले, टमाटर की मीठी चटनी, बारीक प्याज डालकर सर्व करें। और आप चाहे तो आलू मिला सकती हैं, पर बहुत लोग आलू नहीं खाना चाहते, तो हेल्दी ऑप्शन में कच्चा केला और हरी सब्जियों से बनता है। ब्रेड अगर नहीं मिलाना चाहते तो टिकिया बनाकर इसे चावल के आटे में सुखा ले, डिप करके नॉन स्टिक सेक ले और चावल के आटे से अच्छी कुरकुरी बन जाती है। आप इन टिकियों को किसी भी चटनी और सॉस के साथ खा सकते हैं। और अब गाना सुन सकते हैं। बिल्कुल सुन। उई माँ ये क्या हो गया, उनकी गली में दिल खो
सोनाली, जैसे समोसे की चाट होती है उसी तरह एक पौष्टिक विकल्प भी है उसका, मूंगफली चाट। अच्छा। तो मूंगफली चाट में जो हमारी श्रोता ने लिख भेजा है ना, तो उसमें जो सामग्री है वो लगभग वैसी है जो समोसे चाट में लेना है। हाँ, इसमें समोसा नहीं है, समोसे के बदले में मूंगफली है। तो अगर कच्ची मूंगफली आपने ली है तो उसको आप जरा कढ़ाई में या तवे पर भून लीजिए सुनहरा होने तक, और फिर उसको उपयोग करिए। उसके बाद जैसे समोसे के चाट में सारी सामग्रियां ली है ना, उस तरीके से आप सब कुछ, दही वगैरह डाल सकते हैं, चाट मसाला ऊपर से डालिए, बारीक टमाटर, प्याज, ये सारी चटनियां वगैरह सब डाल के आप अच्छे से उसको मिक्स कर लीजिए। और सारे मसाले जब मूंगफली के अंदर थोड़े रह जाएं, तो चले जाए ना, उसके लिए आप जरूरी है कि नींबू भी, थोड़ा सा नींबू का रस भी निचोड़ दीजिए, तो खट्टापन आ जाएगा। खट्टापन, और बहुत अच्छे से वो सब उसमें मिक्स हो जाएगी। और थोड़ी सी देर के लिए अगर आप इसको फ्रिज में रख देते हो, ठंडा कर देते हैं, बाद में आप ये जो नमकीन चीजें हैं ना, सेव वगैरह, वो फ्रिज में से निकालने के बाद डालिएगा। और बस ये गार्निश करने के बाद इसको आप सर्व कीजिए। देखिए इसमें भी कितना आनंद आता है। ठंडा भी खा सकते हैं और वैसे भी खा सकते हैं, जिसे ठंडा नहीं चलता है। हाँ, जी, ये दोनों विकल्प बहुत सुंदर है। पर जैसे मूंगफली बहुत पौष्टिक है, तो ये खाना ज्यादा सेहत के लिए अच्छा होगा। हाँ। और सेहत के लिए अच्छा होगा एक गीत। दरिया किनारे एक बंगलो बकोरी जई जो जई, दरिया किनारे एक बंगलो बकोरी जई जो जई, जई जो जई। अरे जाएगी कहाँ गोरी, अरे जाएगी कहाँ
दीपा, दरिया किनारे जब जाते हैं और चाट न खाए तो वो हमारा घूमना अधूरा लगता है ना। ऐसा है। हाँ देखो, ये जो अगला जो संदेश है वो तो कुछ ऐसा ही बात बता रहा है, कुछ इसी तरीके की। कह रहे हैं कि चाट में मुख्य रूप से आलू टिक्की, गोलगप्पे, पापड़ी, भल्ले, सेव पूरी, राज कचौरी, लच्छा कटोरी, लच्छा टोकरी और तले हुए आलू, गराड़ू, ये सब आते हैं। और पापड़ी चाट बनाने की विधि में उबले हुए आलू, टमाटर, प्याज, मटर, दही, धनिए की चटनी, इमली की चटनी, ये सब डाल के बनाया जाता है। इसके बाद इसमें चाट मसाला और ऊपर से सेव से सजाया जाता है। इसका स्वाद खट्टा, मीठा और तीखा होता है। भाई उन्होंने मतलब जैसे कि ऐसा लग रहा है इतिहास ही बता दिया है कि क्या क्या, और सारे विकल्प बता दिए कि अगर आप दरिया किनारे जा रहे हैं तो ये सारी चीजें तो लेकर जाइएगा। वैसे दीपा, मेरे गले में खराश है, इतने सारे चाट के आइटम है, फिर भी मुंह में इतना पानी आ रहा है कि ऐसा लग रहा है कि जल्दी से जाओ और ये सब चाट पकौड़ी खाओ, पर मन को नियंत्रण में रखना है भाई। ये तो बातें आज सीखी है, ये बातें हमने सीखी कि मन को नियंत्रण में कैसा रखा जाए कि अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है, स्वास्थ्य ठीक नहीं, गला खराब है, तो ये चाट पकौड़ियों से थोड़े दिन के लिए दूर रहे। बस गरम गरम चाय पिए और गरम पानी पिए, सूप पिए, और बस फिर जब गला ठीक हो जाए उसके बाद में फिर चाट का आनंद लेना है। तो सखियों, आप बताइए ना सोनाली को कि कोई बात नहीं भाई, जब गला ठीक हो जाए तब आप खा लेना है ना। आपकी बात सोनाली तो जरूर मानेगी। तो अब हमारी जो घड़ी है ये कह रही है समय हुआ समाप्त, हमें जाना पड़ेगा। तो आपसे लेते हैं इजाजत। आप सभी को दीपा माहेश्वरी और सोनाली पाठक का नमस्कार। सखी सहेली। सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। सखी सहेली।